आज की क्लास हमने वहीं से स्टार्ट करनी है जो कल की क्लास में हमने लास्ट पॉइंट बात की थी, दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर इनहिबिटर। सही है। तो आपके पास यहाँ पर इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट का एक ही काम होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी टाइम फॉर द केमिकल रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज। और इसका मतलब बहुत आसान सी बात है कि आपके पास यहाँ पर इस नेगेटिव कैटलिस्ट से रिलेटेड हम एक ही बात कर सकते हैं कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को शायद ज्यादा करते होंगे ऑल्टरनेटिव पाथ से, तभी प्रोडक्ट नहीं बनता होगा या देर में बनता होगा। और हम ये कहते होंगे कि अब रिएक्शन जल्दी नहीं हो रहा बल्कि देर से होता है, यानी इट टेक्स लॉन्गर टाइम। इसकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते हो कि किसी भी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमारे लिए एनेस्थीसिया से रिलेटेड बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। किसी भी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड बात करें, किसी ऑपरेट करने से बात करें, तो हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ये बात याद रखें, एनेस्थीसिया पैनल एक अलग है। एनेस्थीसिया को पढ़ने के लिए जो है वो आपके पास आपकी डिग्री क्या है, अलग है। सही है। डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहा है, एनेस्थीसिया पैनल के पास आपको खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई सर्जरी होनी है तो मुझे भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि अपनी पूरी हिस्ट्री ना इसके साथ डिस्कस कर ले। और उस हिस्ट्री में मुझे तमाम तर चीजें बतानी होंगी कि कितनी बार सर्जरी हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या चलता है, मैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कितनी मेडिसिन ले रही हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, इसीलिए आपको नेगेटिव कैटलिस्ट का बता। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हमें डोज सिलेक्ट करके देते हैं और उसमें मौजूद है क्या, एनेस्थीसिया मटेरियल, जिसमें सबसे टॉप वन क्या आता है, क्लोरोफॉर्म। आप सब जानते हैं, मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा वो क्या है, CH CH3, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ये ट्राइक्लोरोमीथेन एनेस्थीसिया से रिलेटेड मटेरियल में टॉप पर आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये याद रखना है कि इसे हमें बॉडी में इंजेक्ट करना है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है, ये फौरी तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और आप जानते हैं बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह पर सर्कुलेटेड है। सही है, ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है या हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, उसे इनहेल कर। अगर ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीडाइज हो जाए तो एक बड़ी पॉइजनस गैस बनाता है, एंड दैट इज नोन एज फॉस्जीन। इस गैस का नाम क्या है, फॉस्जीन, एंड इट इज द टॉक्सिक, पॉइजनस। यानी अगर ये बन जाए तो हमने अक्सर सुना है ना कि फला शख्स का ऑपरेट हुआ, रिकवरी रूम में लेकर आए और वो बंदा सर्जरी तो सही हो गई लेकिन रिकवरी से बाहर नहीं आ सका, यानी वो रिकवर नहीं हो सका। यानी हमने जो डोज सिलेक्ट की थी शायद वो डोज उसके लिए रिकवरेबल नहीं थी। और क्यों ऐसा होता है, या तो हम अपनी हिस्ट्री छुपा जाते, या हम अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं या नहीं बता पाते हैं जो हम भूल जाते हैं, या हम अपना मेडिकल हिस्ट्री को ये नहीं बताते कि हम फला फला मेडिसिन भी ले चुके हैं, या हम ये नहीं बताते कि हम निकोटीन के कितने आदी हैं, या वो हमारी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, या हम अपना डाइट प्लान उनके साथ सही तरह शेयर नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होती है तो एनेस्थीसिया का मटेरियल गलत सिलेक्ट होता है, डोज गलत सिलेक्ट होती है, और आपके पास ये जो क्लोरोफॉर्म है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर फॉस्फीन बनाता है तो ये वो शख्स ब्रेन हैमरेज में है, रिकवर नहीं हुआ। लेकिन एनेस्थीसिया मटेरियल को इसे ऑक्सीडाइज करने से पहले ही, वो तो नहीं इंतजार करेगा ना कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या करता है यहाँ पर ऑलरेडी इसकी डोज को अपने पास सिलेक्ट करके रखता है और क्या लेता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और ये कितना होता है, 10%। सही है, क्या होता है, 10%। इट इज नॉट द रिएक्टेंट, इट इज द कैटलिस्ट। और ये कैसा कैटलिस्ट है, यहाँ पर कैटलिस्ट है नेगेटिव, जो क्या नहीं होने दे रहा है, वो इस क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देगा, इनहिबिट करेगा।
रोकेगा, स्टॉप करेगा। इसका काम क्या है यहाँ पर, ये क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने ना दे। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी कि वहां पे कोई फॉस्फीन बन गया। हाँ, खुदा ना खास्ता वहां पर कोई और मेडिकल हिस्ट्री है तो यकीनन गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आप जिस भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां संगीन गलती तो छोड़े, कोई छोटी सी गलती भी ना किसी की लाइफ से रिलेटेड हो। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट हमारे लिए काम नहीं करता है। हमारे लिए कई जगहों पर अल्लाह ताला ने बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इनहिबिटर्स की इंपॉर्टेंस बताई कि अगर वो रिएक्शन को इनहिबिट ना करें, स्टॉप ना करें या स्लो डाउन ना करें, तो पता नहीं बॉडी में कितने ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे जिनका रेट हमारे लिए हरगिज भी फेवरेबल नहीं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल खास तौर पे दी कि एनेस्थीसिया को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। अब देना भी क्लोरोफॉर्म है और ऑक्सीडेशन से भी बचाना है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ एक खास कैलकुलेशन के जरिए, वो कैलकुलेशन आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन पर होती है, पेशेंट की बताई हुई इंफॉर्मेशन पर होती है, और उस कैलकुलेशन के मुताबिक हम डोज डिसाइड करते हैं, और डोज डिसाइड करने के बाद उसे इंजेक्ट किया जाता है। इसीलिए तो चाहे सर्जरी खुदा ना खास्ता 8 आवर्स की है या 30 मिनट्स की है, डोज सिलेक्ट करने का मतलब यही होता है कि 30 मिनट्स के बाद रिकवरी चाहिए या 8 आवर्स के बाद रिकवरी चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास है और ये उसका एक मटेरियल है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट पर मुझे ये बात करनी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इस पे रुक के बात करें। बहरहाल ये दो हो गए टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट से रिलेटेड। हम कल की क्लास में या उससे पहले एक टर्म पढ़ चुके हैं और उसका नाम क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आपको याद होगा मैंने रेट कांस्टेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताना शुरू कर दिया था, याद है ना। सेकेंड इनवर्स है तो क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, और अगर डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर, और अगर आपके पास डीएम सिक्स मोल माइनस टू सेकेंड इनवर्स है तो क्या होगा थर्ड ऑर्डर। और अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब है वहां पर आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ही नजर आए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, यानी वो रिएक्शन क्या होते हैं फोटोकेमिकल। और अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो गई कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्ट करके क्या बनाता है HCl, और मैं आपसे कहूँ बताओ उसका रेट क्या होगा, तो रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या आएगा H2 और यहाँ क्या आएगा Cl। लेकिन ये रिएक्शन फोटोकेमिकल है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड नहीं है, किस पर डिपेंड कर रहा है टोटली, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मेरा ख्याल है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन आप सब जानते हैं, पढ़ा है। वहां पे क्या चाहिए, उसे कहते हैं कि वो फ्री रेडिकल तब बनाता है जब क्या होना चाहिए सनलाइट, उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए सनलाइट, फ्री रेडिकल बनता ही इसी वजह से है। लेकिन यहाँ पावर वन नहीं कंसीडर करते हैं, पावर क्या कंसीडर कर रहे हैं जीरो। तो अब जरा गौर से देखें और मुझे बताएं अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब है रेट की यूनिट किसके बराबर है एक, या के की यूनिट किसके बराबर है रेट। इसका मतलब रेट की यूनिट आप सबको याद होनी चाहिए, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। क्या ये बात सबको याद, रेट कांस्टेंट भी है ये और रेट ऑफ रिएक्शन भी है। फिर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन बातों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपसे कभी कहा जाए फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना शुरू करूं और आप में से कोई इसे पहचान ना सके, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है किससे, जिसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से, सिर्फ इक्वेशन देखकर है। मैंने इसके लिए इक्वेशन दी a+b और कहा कि ये बना प्रोडक्ट, और कहा कि इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें। इक्वेशन
देखने के बाद आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। क्या कहा मैंने? इक्वेशन देखने के बाद अगर ये डेटा गिवन है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। सही है। और अगर इक्वेशन गिवन है तो वर्डिंग्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा जिससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ, ए की कॉन्सेंट्रेशन है, बी कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है? रेट। मैंने लिखा 0.1 0.1 10⁻⁻3। सीरियल नंबर वन का मतलब है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिंक विद द अदर एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट वन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट। जब सेकेंड टाइम मैंने इसे किया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल है, डी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और यहाँ मैंने लिखा 4 10⁻⁻। जब थर्ड टाइम मैंने इसे किया तो दैट इज 0.1, फिर 0.3, और फिर लिखा 3 10⁻⁻। बेटा काइंडली पूरी तवज्जो आपकी बोर्ड पर हो, और जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो स्क्रीन पर देखेंगे यकीनन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसे हमें देखना है। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए यहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या हो रहा है? याद आ रही है बात? सही है, हमने कभी फैक्टर्स में पढ़ा था कि रेट अगर हमें देखना है तो कॉन्सेंट्रेशन को देखें, और अगर कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं तो उसके बाद किसे देख लें? रेट को। यहाँ 1 से लेकर 4 तक क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। इसका मतलब इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात हिडन रखी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। ये बात ये डेटा नहीं बता रहा। कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट भी क्या हो रहा है? डबल। मुझे डेटा क्या बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने डबल की है तो रेट बजाय डबल होने की क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। और आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा जिसमें मैंने आपको पावर्स की इंपॉर्टेंस समझाई थी। इसका मतलब है यहाँ पर क्या नजर आना चाहिए? पावर। मैं आपसे यहाँ पे ये कहती ना कि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो और यहाँ पर रेट जो है वो 4 टाइम्स ना हो, बल्कि मैं यहाँ पर 2 ही लिख कर देती, तो आप कहते हैं मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट भी क्या हो रहा है? डबल। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ पर 1 ही होता, लेकिन इस इक्वेशन में मैंने हिडन कर दिया किसे? 2, लिख कर नहीं दिया। और मैंने चाहा कि यहाँ पर बच्चे इस बात को खुद से प्रिडिक्ट कर लें कि यहाँ पर कोई भी क्या पावर मौजूद है या फिर नहीं। फिर आते हैं बी के लिए। 1 से ही कंसीडर किया, और आप गौर से देखेंगे बी की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स हो रही है? टाइम्स। और रेट कितना हो रहा है? 3 टाइम्स। तो आप कहेंगे बस यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, गुड। यानी बी के साथ रेट क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट भी डबल, सॉरी रेट भी ट्रिपल, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रही है? ट्रिपल। इसे कंबाइन कर दें तो हमारे लिए रेट इक्वल्स टू के, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? B1। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? चलिए ये याद रखें, ये एमसीक्यूज में आता है। एमसीक्यूज में हम इसे जितना मुश्किल बनाकर पूछ सकते हैं ना, बाज मरतबा डेटा भी नहीं देते, वर्डिंग्स में लिख देते हैं सब। अब डेटा देंगे ना तो देखो ये चीज देखना आसान है क्योंकि प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं यही चीज आपको लिख कर दूं ना तो आप इसे 10 बार पढ़े। कौन सी चीज डबल हो रही थी, कौन सी चीज 4 टाइम्स हो रही है, कौन सी चीज ट्रिपल हो रही थी, कौन सी चीज ट्रिपल टाइम्स हो रही है। और उसमें आपको क्या लगता है? टाइम लगता है। एमसीक्यू आसान होता है लेकिन पढ़ने में हमारा टाइम चला जाता है। सही है। तो इसी तरह से आपको, मैं आपसे अब इसी का एक और पैटर्न पूछना चाहती हूँ, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं सारी वर्डिंग्स तो नहीं लिख कर दूंगी क्योंकि रट्टाफिकेशन तो चल नहीं रहा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और फिर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने की जरूरत है। एक तो हो गया डेटा और एक होगी मेरी वर्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने इक्वेशन दे रखी, a प्लस बी एंड इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। सही है। अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि ए के लिए
रेट जब मैंने डबल किया तो इसका मतलब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रही है, डबल, while the rate constant remains same। सही है, मैंने एक इजाफी टर्म यहाँ पे लगाई है, किसकी, रेट कांस्टेंट रिमेन्स सेम। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बी के लिए भी, किसके लिए, सेकेंड बात मेरी किससे रिलेटेड है, बी के। मैंने यहाँ पे कहा कि कॉन्सेंट्रेशन मैंने की थ्राइस, तो रेट भी क्या हो गया, थ्राइस, यानी 3 टाइम्स। और फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है। तो मुझे लगता है मैंने, क्योंकि कहा इतने अच्छे तरीके से है ना, सही है कि उसमें आधी बात तो समझाने वाली लगी, वरना ये सवाल लिखा हुआ है ना, या मैंने लिखा ऐसा है कि आपको आधी बात समझ में आ गई है कि मैं इस कहाँ तक लेके जाना चाहता, इसीलिए आपका जवाब फौरन आया कि ए भी क्या हो रहा है, रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बी के लिए भी यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आप इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आप सबको मेरी ये बातें समझ में आई, इसे नोट डाउन करें, इसे कंप्लीट करें, और फिर मैं आपको दे रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स की वर्कशीट, दो दो तीन तीन एमसीक्यू सॉल्व करोगे और मुझसे डिस्कस करो, सही है, मेरे सामने ही सॉल्व करना है, कोई टेस्ट है नहीं। डिपेंड करता है कि साथ वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बनाना था, बस फिर टैंक 3% से एक्सीड नहीं है। क्या सबके पास कर चुकी है, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा बेटा, क्लास से जाने से पहले हमें ये सॉल्व करना है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर। आफ्टर 2 मिनट्स यस आप इसे स्टार्ट करना शुरू करिए। Yes, time starts now for the first 5 MCQs. You have 5 minutes. Quickly. Yes.
कोई क्लास में ऐसा है जिसने फर्स्ट 5 सॉल्व कर ली? किसने 6 7 8 भी सॉल्व कर लिया? ओके गुड। 9 10 11 12। ओके गुड। now last 4 minutes to summarize your work। जो भी रहता है उसे कंप्लीट करना है, फिर आंसर्स करी करना है।
एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर लिखा है, टू रिएक्ट गैस पार्टिकल्स मस्ट कोलॉइड, यानी जब तक वो कोलॉइड नहीं करेंगे। और गैस पार्टिकल्स कह के क्यों बात की है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन्हीं में ही होता है। और गैस मॉलिक्यूल तभी रिएक्ट करेंगे जब वो क्या करेंगे, कोलॉइड। और आप ये भी जानते हो कि उनका कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी उनकी एनर्जी चेंज नहीं। ओके, नंबर 2 जी आंसर, raising the temperature of the reactant in a system increases the average kinetic energy of the molecules। क्योंकि दोनों डिग्रीज के ऑप्शन हम ले नहीं सकते और हैज नो इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी बड़ी आसान सी बात थी। The minimum energy required for an effective collision is called। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ बच्चे हो सकता है मुझसे ये कहेंगे कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं लिखा था, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक पार्ट लिखा हुआ है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा होगा तो फिर वो बनेगा हमारा बेस्ट आंसर, लेकिन इस वक्त बेस्ट आंसर कौन है, एक्टिवेशन। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 4, a short lived structure formed during a collision is activated complex। कितने बच्चों के अभी तक 4 आउट ऑफ 4 हैं, वेरी गुड। नंबर 5, अब आते हैं 5 से, देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। हाउ डज द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपेयर विद द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, दोनों लोअर वाले हटा दिए, क्यों, कैसे पता तुम लोगों को एनर्जी कम है या ज्यादा है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हमें कैसे पता चला इसकी एनर्जी, हम तो रिएक्शन ही नहीं देखते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, और आपने उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ रखा था, टॉप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, अब इंक्रीज दो में लिखा हुआ है, यानी हायर, इट इज हायर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बट लोअर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नो, तो दोनों से ग्रेटर था ना, तो कितने बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया, वेरी गुड। ये बात हमें कहीं नहीं नजर आई सिवाय किसके, डायग्राम। सही है, अभी तक के 5 एमसीक्यू में ना ये था ट्रिकी, जो आपको बताएगा कि आप अबव एवरेज पढ़ रहे हो या फिर नहीं। डायग्राम ने बताया था कि थ्रेशोल्ड लेवल कहां पर है, अबव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेक्स्ट 6, in an energy profile graph the activated complex is represented at top of the curve। Number 7, which one of the following is true in an endothermic reaction। कल मेरे ख्याल से जब मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनवाई थी तो बड़ा रेयर साइज का एक छोटी सी बात आई थी, और वहीं पे मैंने ये बात स्टॉप कर दी थी कि अभी हम एनर्जेटिक्स में बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बता दी। तो कोई बताएगा वहां पे रिएक्टेंट एनर्जेटिक होते हैं या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एनर्जेटिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इतना तो पता ही हमें, हीट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को हीट रिक्वायर्ड है ना, तो उसकी एनर्जी लो हुई या हाई, अच्छा हाई है, हाई है तब भी उसे एनर्जी मजीद चाहिए, तो इसका मतलब है खुद क्या है, लो, तभी उसे क्या चाहिए, हाई एनर्जी। तो ये तो वो वाली सिचुएशन बता रहे हो कि ड्रिप लगा दिए और फिर ड्रिप लगाने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद, उसका फ्लूइड कंप्लीट होने के बाद भी दोबारा ड्रिप लगा दिया। सही है, तो ये तो मेरे एक डॉक्टर में और डिस्पेंसर में फर्क यही है। तो लिखा है यहाँ पर, बहुत आसान है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट ज्यादा। अब बताओ उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी आपने कहा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है मुझे डायग्राम बता देनी चाहिए, इसका मतलब है मुझे बता देनी चाहिए, वरना तो मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि ये मैंने क्या बता दिया। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट से ज्यादा कौन है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से ज्यादा कौन, अगर मैं आपसे कहूँ
एक्टिवेशन एनर्जी तो आपके पास चल रही है एक्टिवेशन। आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करो और मुझे बताओ क्या है ऑप्शन डी। सही है। उन बच्चों के लिए ड्रॉ किए जो ये समझ ही नहीं पाए कि सवाल क्या था। तो ये रिएक्टेंट देख लो कहाँ पर है, प्रोडक्ट देख लो कहाँ पर है, और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर है। और आपने आंसर बताया डी, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी सबसे कम, फिर कौन है प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सीलेंट। कितने बच्चों ने डी मार्क किया? वेरी गुड। कम है रेशियो, लेकिन यही अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। ओके, रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन, नहीं पहले समझ लो इसे। लिखा है रिएक्शन रेट डिपेंड करता है बोथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या था? क्या मतलब किसकी एफिशिएंसी? कोलिजन की। अच्छा। फिर लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर लिखा है कोलिजन एफिशिएंसी, फिर लिखा है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे इसमें से करेक्ट ऑप्शन चाहिए। कहता है रिएक्शन रेट। अब देखो हम क्या क्या पढ़ के गए थे ना, फैक्टर पढ़ लिया, हम पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए, और सवाल देखो रिएक्शन रेट का क्या है। सही है। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो पढ़ के गए थे क्या वो वाकई सही है या फिर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। कहते हैं बोथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफिशिएंसी सही होना चाहिए, तभी रिएक्शन का रेट क्या होगा ज्यादा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वो टेम्परेचर की बात है। कोलिजन एफिशिएंसी का मतलब यानी कोलाइड मोर इफेक्टिव, और मोर इफेक्टिवली का मतलब आपको याद आ रही होगी मेरी बात, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इन चार ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन निकाल दिया वो है डी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालो कोई सेकेंड ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं। बी 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 यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि जब कोलिजन की बात आ जाए तो फिर हमें उसे देखना पड़ता है। फिर क्या है बोथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब है सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कोलिजन एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों से फर्क पड़ेगा। कोलाइड करें ज्यादा और इफेक्टिवली करें। ऐसा ना हो कि कोलिजन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन नॉन इफेक्टिव हो रहा है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। कितने बच्चों ने मार्क किया? गुड। नेक्स्ट, which one of the following affects reaction rate? All of them. बहुत मासूम सवाल लगा मुझे। 10. If the concentration of reactant is higher, A. Reaction rate, बहुत बुरी बात है, टीचर को ए बोलते हैं। आप लोग ऐसे पुकारते हैं, शुक्र है ओ ही नहीं बोला। अच्छा, the reaction rate is generally higher. लिखा है the reaction rate is generally lower. The reaction rate is not affected. The reaction rate determining step is eliminated. बहुत आसान है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा का मतलब स्पीड फास्ट है। सही है। आप में से अक्सर बच्चे ना इसको टाइम से रिलेट कर लेते हैं। रेट का है तो स्पीड लिया उसे, और स्पीड है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है इसका मतलब फास्ट। ओके नेक्स्ट 11। ये क्या है? विच प्रोसेस क्यों एक्टिवेशन नहीं है? नो नो, वो बी एंड सी नहीं है। नो नो, क्यों? एक्टिवेशन क्या होता है? एनर्जी है, दैट इज नॉट द प्रोसेस। अगर यहाँ कैटलिस्ट भी लिखा होता ना तब भी हम उसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसने प्रोसेस कहा है तो नाम होना चाहिए कैटलिसिस। सही है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, डी फॉर बुक। 12. A substance that slow down chemical process. अभी अभी शुरुआत इसी से की थी, और वो क्या है? दैट इज इनहिबिटर। 13. Our rate law relates reaction rate and concentration of reactant. Rate law relates A पढ़ती हूँ मैं, that is reaction rate and temperature. फिर C में लिखा है temperature and concentration of reactant. D में लिखा है energy and weight. क्या कॉन्सेप्ट है A मार्क करने में?
इक्वेशन से ही पता चलता है, इक्वेशन को ही रेट लॉ कह देते हैं और रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं और वो बताता है रेट के दरमियान और कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान क्या लिंक है। उसके मुताबिक आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बुक। 14 का आंसर, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन अ रेट लॉ क्या लिखा है? वेरीज विद टेम्परेचर। 15 का आंसर लिखा है concentration of a reactant. If doubling the concentration of a reactant quadruples the rate of the reaction, the concentration of the reactant occurs in the rate law with देखिए ये डायरेक्टली नहीं पूछा कि डबल किया तो 4 टाइम्स हो गया है, बल्कि इसको लिखकर पूछ रहे हैं हम, जिस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आगे आने वाले सवाल आ सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 2। गुड। कितने बच्चों ने मार्क कर लिया था? इसका मतलब है कि ये वाली बात तुम लोग सॉल्व कर लोगे। अभी तक कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सवाल आया नहीं? तो मुझे पता था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आज बताना है। इसको पढ़ने का टाइम दिया मैंने तुम लोगों को संडे तक। सही है, जब संडे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी ना एनर्जेटिक्स, से पहले है टेस्ट किसका? केमिकल काइनेटिक्स। समझ आ गई बात? सैटरडे कोई टेस्ट है? यस। बस अब तो तुम लोगों की जिंदगी में टीईएसटी, जिस तरह तुम लोग इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगे ना, और जब आएगा पेशेंट तो कुछ करना कराना होता नहीं है, बस पहले कहते हैं जाइए और जा जाके ये टेस्ट करवा के आइए। तो आप लोग आप समझ में आया हो फ्रस्ट्रेशन है आप लोगों की डॉक्टर्स की ना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतने टेस्ट दे चुके होते हैं। कहते हैं बस पेशेंट आ जाए फौरन आए, फौरन क्या करना है? बायोकेमिस्ट का भला, बजाय इसके कि फार्मासिस्ट का भला। किसका भला हो जाता है? बायोकेमिस्ट। बहरहाल उसको पता होता है ना वहां पे मेरी ही दोस्त या मेरा ही दोस्त है। हमारे पास एक कोई बच्चे बायोकेमिस्ट भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई रिएक्शन विल बी स्लो। सही है। अब आपको मेंटली तौर पे कोई मुझसे ये सवाल ना करे, सुन लो। नहीं, दूसरी बार भी तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया कि बार बार पूछा जा रहा है कि टेस्ट टॉपिक क्या है, जबकि मैं क्लास में बता कर गई थी कि टेस्ट टॉपिक क्या है। और मैंने इतना मासूमाना पेपर बनाया सिर्फ एक टॉपिक का, और वो क्या था? केमिकल बॉन्ड। जो तुम लोगों ने किया उसका बदला निकलेगा संडे। सही है, और वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इस संडे मेरी क्लास की बारी है। मेरा नाम आप सब जानते हैं। सही है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आइए। थैंक यू सो मच। टेस्ट टॉपिक भूलिएगा नहीं। मॉर्निंग वाले में भी अच्छे मार्क्स आए तो बच्चों के